हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मेहनत कर रहे होंगे, राइट। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है, हम जरा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। और इसके साथ साथ हम इनर्शियल फ्रेम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अर्थ के बारे में भी हम बात करेंगे कि अर्थ क्या एक इनर्शियल फ्रेम है कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और उसको हम फील करेंगे, जो भी कंक्लूजन निकालेंगे हम उसको जरा प्रॉपर्ली फील करेंगे विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़े थे। तो अगर आपको वहां से पढ़ना है, आपको न्यूटन्स लॉ में कोई बात समझ में नहीं आई है, तो ऐसे में आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं। आप जाएं प्लेलिस्ट पे, चैनल पे जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट में आप देखोगे NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्लेलिस्ट होगा, उसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगे। धीमे धीमे हर रोज आपके पास वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आपको अब इससे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इनर्शिया क्या है समझते हैं। चलो पहले डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं मैं आपको। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और सब्सटेंस ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये बात फिर से मैं आपको बताता हूं। इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, बॉडी और सब्सटेंस, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कोई बॉडी है, सपोज वो रेस्ट पर है, तो वो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, नो फोर्स इज एक्टिंग, तो ये क्या अपने आप चलने लग जाएगी? बोलो। एक बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां रखा है, उससे वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रही, वो बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या वो अपने आप चलने लग जाएगा? वो बॉल अपने आप चलने लग जाएगी क्या? क्या ऐसा होता है कोई ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है सिंपली ऐसे ही और वो अपने आप चलने लग गया? ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो ये वही बात हो गई। ये इनर्शिया क्या कह रहा है? इट इज अ प्रॉपर्टी of the body or substance due to which it resists the change in state of rest। वो जो अपना state of rest है उसको चेंज होने से रोकती है, राइट। तो ये अपने आप मूव नहीं करेगी, अपने आप मूव नहीं करती है, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। वैसे एक और एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज एक बहुत भारी भरकम वस्तु आ रही है, m इज लार्ज, और सपोज भारी भरकम वस्तु है और सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो भारी वस्तु अगर है और वो भी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड की ऐसी स्पीड से आ रही है, तो उसको रोकने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स होगा वो लार्ज होगा, बहुत ज्यादा फोर्स, ज्यादा मास, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये भारी वस्तु क्या है? भारी वस्तु जिस वेलोसिटी से चल रही है वो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहती है, उसको चेंज पसंद नहीं है। जितनी ज्यादा भारी वस्तु होगी उसको वो उतना चेंज से नफरत है। वो 10 मीटर पर सेकंड चल रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको चेंज करने के लिए आपकी नानी याद आ जाएगी, मतलब फोर्स आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर एक तिनके के समान हल्की वस्तु उतनी ही स्पीड से चल रही है तो अभी आप उसको फूंक मार के ही क्या कर दोगे? ये कोई आदमी है, इसने फूंक मारा और ये रुक गया। तो जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स यहाँ पे इस बार छोटा सा फोर्स भी काम कर जाएगा। एक हल्की सी पॉलीथीन है, वो आ रही कितनी भी स्पीड से तुम फूंक मार के रख सकते हो उसको। तो हल्का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई खास टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने मोशन में जो चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट करे, वो आराम से चेंज हो जाता है। 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से फटाफट रुक जाएगा। लेकिन भारी वस्तु अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता बाबा। भारी वस्तु जितनी भारी होगी ना उसको चेंज उतना कम पसंद है, और उसको रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी, या तुमको अगर रोकना है तो तुम्हें बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। बड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब ही ये हो गया कि ये जो भारी वस्तु है ये अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती है, और ये जो हल्की वस्तु है ये अपना स्टेट ऑफ मोशन जो है आराम से चेंज होने देती है। जरा सा फोर्स लगाओ, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण ये जो भारी वस्तु है ये जो वस्तु ऊपर वाली वस्तु जो है
ये अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज नहीं करना चाहता, वो है एक्चुअली मास। स्टूडेंट्स, मास है वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोक रहा है, राइट। तो जो प्रॉपर्टी है एक्चुअल में हम देखें तो प्रॉपर्टी तो इनर्शिया है। हम मास बोलने की जगह सही वर्ड होगा इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया है। और इस प्रॉपर्टी को मेजर करना है तो हम मास मेजर करते हैं। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। अब मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और इनर्शिया जस्ट एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया की यूनिट नहीं होती पर मास की यूनिट होती है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें इनर्शिया के बारे में बताती है। मास इज ए मेजर, तो फिर से लिख देते हैं, मेजर ऑफ इनर्शिया। और हम ये भी देख रहे हैं, स्पेलिंग बहुत ही गलत लिखा गई है, इनर्शिया। और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर मास ज्यादा होता है तो इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास या मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, दोनों एक ही बात है, राइट। तो अगर इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है उसका मास ज्यादा होगा। तो एक बात समझ में कि इनर्शिया क्या होता है। अब जो इनर्शिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, जरा उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में डिफाइन करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बोला जाएगा इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। ये स्टूडेंट्स क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, ना काबिलियत। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। मतलब एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो अपने आप ये जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दैट्स इनएबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सपोज आप जो है एक ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म है और आप सपोज यहाँ इस पर इस तरीके से खड़े हैं। अभी इनिशियली जो है ये रेस्ट पे है, ट्रॉली जो है इनिशियली रेस्ट पे है। अचानक से ये ट्रॉली ने चलना ही स्टार्ट कर दिया। बाबा उड़ी बाबा, ये तो उड़ी बाबा हो गई। कौन सा वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था यार, इसमें उड़ी बाबा, पता नहीं क्या तो था। कावासाकी कैलिबर करके आती थी फटफटिया, तो उसका था ये डायलॉग, उड़ी बाबा। तो ये हमको तो याद है, यही सब एडवर्टाइजमेंट याद है। तो अब क्या हुआ, ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी, ये भी रेस्ट पे था, लेकिन अचानक से जैसे ही ये बॉडी नीचे जो ट्रॉली है या प्लेटफॉर्म है वो एक्सीलरेट करा, तो ये पर्सन के साथ क्या होता है आपने ऑब्जर्व किया? ये इस तरीके से गिरने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या आपने कभी सोचा? देखो हुआ ये कि ये जो पर्सन है इसके जो लेग्स है, क्या देख रहे हो जूते कैसे मस्त है इसके, तो इसके जो जूते है या इसके जो लेग्स है वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के साथ अटैच्ड है, राइट। तो जैसे ही नीचे की ट्रॉली जो है वो मूव करी तो ये जूते है ये खट से आगे मूव कर गए, लेकिन ऊपर वाली जो बॉडी है वो रेस्ट पे थी और वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ट्रॉली के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ। तो वो क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और पैर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जैसे ये मूव किया पैर तो आगे बढ़ गए, लेकिन ये जो ऊपर का जो हिस्सा है वो वहीं का वहीं रह गया। तो ऐसे में क्या हुआ, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैं नया डायग्राम बना के दिखाता हूं। मतलब ये एक्चुअल में बाबा जो है तिरछे हो गए और ये एकदम से गिरने लगे और ये ऐसे गिर गए और गर्दन देखो उसकी खिंचा के टूटने वाली है। तो ही विल टॉपल, ये गिर जाएगा। अगर ये आसपास जो ये खंबा है यहाँ पे इसको पकड़ेगा नहीं, पकड़ के नहीं खड़ा होगा, यहाँ पे होशियारी मारेगा तो फिर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंड एंड दैट इज, क्या बोलना चाहिए, वो होता इसलिए है क्योंकि इनर्शिया है उसके पास। व्हाट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसकी जो ऊपर बॉडी है उसके पास इनर्शिया है, इनर्शिया सबके पास है, लेकिन नीचे वाली बॉडी खट से मूव कर रही है बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्लेटफॉर्म एंड द प्लेटफॉर्म इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट। कोई ना कोई ये चक्का है ना भैया, इंजन है ना, चल रहा होगा, तो इस कारण से वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपर बॉडी वहीं के वहीं रहना चाहती थी
और वो डायरेक्टली अटैच भी नहीं थी, इसलिए खट से ये यहीं रह गई और नीचे वाली बॉडी आगे निकल गई, इस कारण से बैलेंस बिगड़ गया और बंदा गिर गया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके अलावा एक और होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके बच्चों, देखो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द इनएबिलिटी, अगेन नाकाबिलियत, इट इज द नाकाबिलियत, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। मतलब एक बॉडी की जो एक नाकाबिलियत है कि वो अपना जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है उसको चेंज नहीं कर पाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझते हैं। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इनर्शिया क्या बोलता है, एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपनी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जिस वेलोसिटी से वो चल रही है, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक बॉडी है जो कि कुछ वेलोसिटी से चल रही है, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये अनंत काल तक ऐसे ही चलते जाएगी। ये है इनर्शिया, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसका जरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, सपोज एक प्लेटफॉर्म है। आप कभी कभार सफर तो करे होंगे बस में, है ना? जिन जिन लोगों ने बढ़िया से बस में सफर किया है वो बढ़िया कमेंट करे, और जिसने नहीं किया आज तक बस में सफर वो भी भैया कमेंट करे। हम देखो तो सही ये कौन है जिसने आज तक बस में सफर ही नहीं किया भाई। तो भैया जिनने बस में सफर किया है उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज बस जा रही है ऐसे आगे, अभी फिलहाल वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रही है, और आपके पास एक सूटकेस है, तो सूटकेस नीचे फिट नहीं हो रहा या ऊपर फिट नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया, उसको बाजू में रख लिया अपनी सीट के बाजू में, और उसमें है पहिए। तो जब ये चल रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये भी क्या चल रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। अचानक से ड्राइवर भैया को आया कुछ दिमाग में और उनने लगाया ब्रेक, या हो सकता है सामने कोई आ गया हो तो उनने लगाया ब्रेक, सो ब्रेक इज अप्लाइड। तो अचानक से क्या हुआ, ये जो बस है ये बस तो रुक गई, ये तो खट से रेस्ट पे आ गई। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो बैग होता है वो चल देता है खट से आगे। जैसे ही बस रुकती है, ब्रेक मारते हैं, ये बैग खट से आगे भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। हुआ क्या, ये जो बैग है ये जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये जो ट्रॉली है ये भी v वेलोसिटी से जा रही है। अब यहाँ का केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो बैग है, बैग के पहिए जो है आराम से इसके ऊपर स्लिप कर सकते हैं बिना कोई रेजिस्टेंस के, राइट? बिना कोई रेजिस्टेंस के स्लिप कर सकते हैं। तो अगर मान लेता हूं कि ये चल रहा था पहले और एकदम से ब्रेक मार देते हैं, तो जब ये आगे जा रहा था या इसके ऊपर स्लिप करने की कोशिश करेगा तो बीच में कोई एक रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा मान सकते एकदम स्मूथ सरफेस। सपोज मान लो कि स्मूथ सरफेस है और चक्का है भाई, चक्का तो रोल कर जाएगा, तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे कि पिछला जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ये आदमी जब खड़ा था तो इसने जब जूते रखे थे, तो जूते और एक प्रकार से कह सकते हो जूता और ये प्लेटफॉर्म एकदम साथ में चलेंगे, इनके बीच में स्लिपिंग होने की चांसेस नहीं है। इनके बीच में जो इसके जूते है और जो प्लेटफॉर्म है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होने का चांसेस बिल्कुल कम है, निग्लिजिबल है। तो जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपके जूते या नीचे जो पैर है बिल्कुल साथ में जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अलग है। यहाँ पे ये जो बैग है ये आराम से रोल कर सकता है, ये जुड़ा हुआ नहीं है ट्रॉली के साथ। तो ट्रॉली अचानक से रुक जाएगी। वो क्यों रुक जाएगी? क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स लगा भाई, ब्रेक लगा दी एकदम से, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो जो जमीन है वो रुकने की कोशिश कर देगी और ये तो रुक जाएगा तुरंत। लेकिन इसको कौन रुकेगा बाबा? इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसलिए ये अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिस कारण से ये आगे बढ़ जाता है और ये रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा एलेबोरेट करूँ, सब कुछ बातें बताऊँ तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन
कोशिश करता हूं कि आपको पूरी फील आ जाए। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके बच्चों, देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम सिंपल शब्दों में कहें ना, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली क्या है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ जीरो एक्सेलरेशन। मैं जानता हूं काफी सारे बच्चों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ नहीं आया होगा, ये क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या आपको पता है? हाँ, आपको पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, उसमें रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा, तो आप कई बार बात नहीं करते थे, कभी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, कभी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग ऑब्जर्वर देख रहे हैं, राइट? मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन को अलग अलग ऑब्जर्वर देख रहे हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है, और इसको ये एक ए है, ये भी देख रहा है, और इसको ये एक ऑब्जर्वर है बी, ये भी देख रहा है, राइट? तो वो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के फ्रेम में हम एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम और लगा दें, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम और लगा दें, और साथ में इस बंदे के पास एक घड़ी तो होगी जिससे वो टाइम मेजर कर सकता है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम विद अ वॉच दैट इज अटैच्ड टू द ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्वियसली एक ऑब्जर्वर है, जब ऑब्जर्व करेगा इसके मोशन को, तो अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स बनाएगा, इसकी वेलोसिटी बनाएगा, एंड XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनानी पड़ेंगे इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, राइट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट द कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक अटैच्ड विथ एन ऑब्जर्वर, विथ ए ऑब्जर्वर, राइट? सो आपको समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसका भी अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एंड उसके हिसाब से वो इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही सिंपल चीज है जो आपको पता है, बस आप बार बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस शायद यूज नहीं भी करते होंगे, इनफैक्ट यूज किया है, उसके फ्रेम में इसके फ्रेम में देख रहे हैं वेलोसिटी ये हो गई, ये सब हमने यूज किया है। चलो, ये हुआ डिस्कशन किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। सो क्या है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सिंपली द रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है? और इंपॉर्टेंट क्यों है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बिकॉज जितने भी ऑब्जर्वेशन न्यूटन साइंटिस्ट ने दिए थे, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन इनर्शियल फ्रेम से ही दिए थे। ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूटन इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ओनली, या फिर यहां मत लगाओ, ठीक है? वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ओनली। तो ऐसा क्या है भाई इनर्शियल फ्रेम में, क्यों इनर्शियल फ्रेम में ही उसने सारे ऑब्जर्व किए, सारे के सारे जो कंक्लूजन है? तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इनर्शियल फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो फोर्स इज एक्टिंग। ये एग्जांपल देखना आपको समझ में आ जाएगा, नो फोर्स इज एक्टिंग, राइट? और अब हमें पता है कि ये बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसको हम नाम दे देते हैं कुछ, इसको मैं डी नाम दूंगा, क्योंकि मैं यहां पर ABC करके 3 ऑब्जर्वर बनाना चाहता हूं। 3 ऑब्जर्वर, ये है A, ये है B, ये है C। इन ऑब्जर्वर की खासियत ये है कि A जो है ये तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, हमें पता है। जो B है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और इनफैक्ट ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। अब क्या है कि हम इस बॉडी D को इन सबके फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो, विद रिस्पेक्ट टू A जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू A कितना आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ D माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A, एंड दैट इज 0 माइनस 0, दैट इज 0। तो A के हिसाब से D का एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। तो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था फर्स्ट लॉ में कि अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स अगर 0 है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। तो ये कहेगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट नेट फोर्स ऑन बॉडी D इज 0, और वो सही कह रहा है, तो मैं टिक मार्क लगा रहा हूं। यस, ही इज राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट, इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब अपन क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू B एक बार
इस डी को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी। सो एक्सेलरेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ डी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ डी तो 0 है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी कुछ आ रहा है, फाइनाइट है। तो बी क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन तभी होता है जब फोर्स होगा, तो ये क्या बोल देगा खट से, ये बोल देगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स ऑन डी नॉन जीरो है। बी से पूछोगे तो बी क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ नेट फोर्स ऑन डी नॉन जीरो है। पर क्या सही में डी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं ना, इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 है। तो बी का जो कंक्लूजन हो गया वो रॉन्ग हो गया। सिमिलरली अगर ये बी जो है ना, एक्सेलरेशन बी सी को ऑब्जर्व करेगा तो देखो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ सी उसके लिए कितना है, 2 है, और खुद का एक्सेलरेशन भी 2 है, 0 आ गया भाई। बी के हिसाब से सी का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब बी तो कंक्लूड कर देगा सीधे कि नेट फोर्स सी पर 0 है भाई। सी पर बी देख रहा है कि सी का एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो ऐसे में बी तो कंक्लूड कर देगा, बोल देगा फट से कि भैया इसका तो इस पे ऊपर तो नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन क्या सी पर सही में नेट फोर्स 0 है? अरे नहीं बाबा, सी एक्सेलरेट कर रहा है, तो सी एक्सेलरेट तभी कर सकता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स कुछ लग रहा होगा। तो कायदे से देखा जाए तो सी के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है और इस पर नेट फोर्स 0 है। तो आप देख रहे हो कि ये बी जब देखता है तो सब उल्टा पुल्टा दिखता है। इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है लेकिन कहता है नेट फोर्स है, इसके ऊपर नेट फोर्स है सी के ऊपर लेकिन कह रहा है कि नेट फोर्स नहीं है। ये मैंने गलत लिख दिया लगता है ना, यहाँ देखो मैंने कितना गलत लिख दिया यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार, तुम कैसे कैसे लोग। ये 0 है भाई, क्योंकि जब उसको एक्सेलरेशन 0 दिख रहा तो वो यही बोलेगा 0 है। लेकिन भाई मेरे मतलब अपन बोल रहे बी को, भाई सी का एक्सेलरेशन है, मतलब सी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, तुम गलत बता रहे हो। तो देख रहे हो कि अगर हम एक ऐसे फ्रेम से जाते हैं जिसका एक्सेलरेशन खुद का नॉन जीरो है तो सब उल्टा पुल्टा आता है, और जिसका एक्सेलरेशन 0 है उससे सब कुछ राइट आता है। इसलिए ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट्स व्हाई ए क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो डी है वो भी क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा फिर, अगर एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है किसी ऑब्जेक्ट का तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जैसे कि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बी भी और सी भी, ये भी और ये भी। आपको समझ में आया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, और क्या बात है कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही पढ़ते हैं। अब बात रही स्टूडेंट्स अर्थ की, हमारी अर्थ डिंग 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 डिंग, ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट था स्टूडेंट्स? अगर आपको याद आए तो आप कमेंट में लिख ही दो इसको भी, क्या था यार, हमारी, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं यार, कुछ तो था। ओके, सो जल्दी से इसको अपन खत्म करते हैं। क्या बता रहा था मैं, अर्थ क्या है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? क्या स्टूडेंट्स आप लोग बता सकते हो? हाँ, मैं आपको ये जरूर बोलता हूँ कि आप लोग बता सकते हो, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बता रहा हूं, अर्थ एक कायदे से देखा जाए तो अर्थ इज एक्चुअली ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, but it can be fairly assumed or considered as a inertial frame of reference। हम उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम की तरह। अब मैं रीजन देता हूं क्यों। उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अर्थ को हम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं तो तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो हो वो 0 हो।
हाँ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ आता कहां से है? सन के अराउंड अर्थ जो है घूमती है इस तरीके से। तो ये क्या है, अपना जो वेलोसिटी डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। तो ऑब्वियसली इसके पास एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन मोर और लेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ही होता है हमेशा। यस, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ही है, ये उसका एक्सेलरेशन होता है। ओके, इसके बाद एक और एक्सेलरेशन आता है जो कि अपनी खुद की एक्सिस के बाद घूमने के कारण आता है, तो ये भी है। पर लकीली बोल दो या फिर ये फैक्ट बात है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एट सरफेस, कह लो सरफेस ऑफ अर्थ देख लो कहीं पे भी, हम में वो ऑलमोस्ट जीरो ही मिलता है हर जगह। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि अभी सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है थोड़ा सा ये, इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं सोचने का कि कैसे अर्थ एक नॉन नेचुरल फ्रेम है। देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि एक प्लेटफॉर्म पर अगर एक आदमी खड़ा है इस तरीके से, चलो एक लड़की है, ये इसके बाल है खूबसूरत से, ये एक लड़की है, और अचानक से क्या हुआ, ये भी क्या है, इसके अंदर भी हीरोइज्म है। तो इसने कोई यहाँ पे एक खंबा है लेकिन इसने पकड़ा नहीं है उसको, और ये बस खड़ी है स्टाइल मार के। अचानक से अगर ये जो प्लेटफॉर्म है ये आगे बढ़ता है, एक्सीट करता है, तो हम जानते हैं कि इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बिकॉज कोई भी एक्सीटिंग फ्रेम होगा तो अचानक से नीचे वाला पॉइंट आगे गया, नीचे जो पैर उसके आगे चले गए, और ऊपर जो हिस्सा है वो तो वैसे का वैसे ही रह गया, तो ये टॉपल करने की स्थिति में आ जाएगी। हमें पता है कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आप बिना सपोर्ट के खड़े नहीं रह सकते, राइट? अगर थोड़ा भी फाइनाइट एक्सेलरेशन होगा तो आप बिना सपोर्ट के खड़े नहीं रह सकते, लेकिन आप जो है भाई साहब, अर्थ है, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर खड़े होते हो सिंपली, तो क्या आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, महसूस होती है क्या? बताओ, आपको सपोर्ट की जरूरत महसूस होती है? नहीं, आप मस्त खड़े हो बिल्कुल एकदम बिंदास, आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। दैट मीन्स कि अर्थ की सरफेस पर कोई भी पॉइंट का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। सो इट इज अ फेयर अजम्पशन, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, कि अगर आप आराम से किसी बॉडी पर खड़े हो विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए हो रहा है, आप आराम से खड़े हो, दैट मीन्स दैट बॉडी इज नॉन एक्सेलरेटिंग, और उसका एक्सेलरेशन बहुत ही निग्लिजिबल है। क्या आपको समझ में आई? सो हम हमारे पर्पस के लिए इस पूरे चैप्टर में अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम ही कंसिडर करेंगे। अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम की तरीके से ही लेंगे, हमारे लिए ये प्योरली इनर्शियल फ्रेम है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आई होप आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया ना स्टूडेंट्स, तो जरा अच्छे से बढ़िया से कमेंट में आप लिख के बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप लाइक करो, बढ़िया से सब्सक्राइब जरूर करो भाई, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को बताओ, ताकि वो यहाँ पे आके लर्न करे, सीखे, है ना? शेयर करें स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय।